नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बेहतरीन कंपनी। आज थोड़ी सी गिरावट यहां पर हुई है। दो बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। लगभग 45 लाख शेयर्स कंपनी ने किसी को दिए हैं। कहां पर ट्रांसफर हुए हैं 45 लाख शेयर, किसी ने खरीदे हैं या किसी को यहां पर दिया गया है। बात करेंगे कि 45 लाख शेयर्स कहां गायब हो गए अचानक से। बहुत बड़ी खबर मुंबई से भी आ रही है। वी वैद्यनाथन साहब को लेकर के उनकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो खबर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। और एक और बड़ी खबर है म्यूचुअल फंड की तरफ से, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं सबसे पहले कि 29 जुलाई को अनऑडिटेड रिजल्ट आने वाला है। उसके ऊपर आपको फोकस रख के चलना पड़ेगा। रीजन क्या है कि देखो, अभी तक क्वार्टरली नंबर आ चुके हैं, जो ऑडिटेड वाले हैं वो आ चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि 29 जुलाई एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है और ये डेट आपको नहीं भूलना है। आज आप देखो कि सुजलॉन एनर्जी का 25 जुलाई को आज यहाँ पे उनका अनऑडिटेड रिजल्ट अनाउंस हुआ। अनऑडिटेड वाला, ऑडिटेड पहले हो चुका था जब स्टॉक एकदम रैली में था। कल भी यहाँ पे स्टॉक में 5% से ज्यादा की रैली उस स्टॉक में आई थी। आज अनऑडिटेड वाला रिजल्ट अनाउंस हुआ। अनऑडिटेड रिजल्ट खास अच्छे नहीं आए, अच्छे नहीं लगे इन्वेस्टर्स को। स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 29 जुलाई का डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनऑडिटेड नंबर जब भी आएंगे तो उन पर फोकस रखिए। अनऑडिटेड नंबर से काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, और न सिर्फ जानने को मिलेगा बल्कि उस दिन स्टॉक में वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी। उस वोलेटिलिटी की वजह से परेशान नहीं होना है, उस वोलेटिलिटी को फेस करना है और वहां से बने रहना है बाजार में। अब बात करते हैं खबरों की। खबरें क्या क्या है हमारे सामने। सबसे पहली खबर, 46 लाख शेयर्स यहाँ पर ईसॉस में गए हैं। और जब भी ईसॉस में शेयर्स जाते हैं तो वहां से वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ती है। आप देखिए कि ईसॉस क्या है, एम्प्लॉई को यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के तौर पे इसे बात की जा रही है। यहाँ पे 46,74,000 शेयर्स यहाँ पे इक्विटी शेयर जो है फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप टू एलिजिबल एम्प्लॉई ऑफ द बैंक अंडर द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ईसॉस, द कंपनी अनाउंस थ्रू एन एक्सचेंज फाइलिंग। 46,74,000 शेयर्स यहाँ पर मतलब जो एम्प्लॉयज थे उनको दिए गए हैं, और इसकी वजह से जो लिक्विडिटी थी वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। कंपनी अभी भी, आप देखो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था, लास्ट मंथ भी मैंने आपको ईसॉस के बारे में बताया था। एक ईसॉस एक ईसॉप दोनों ही आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। कंपनी इनके तहत शेयर्स ऑफर करती रहती है और वो शेयर्स इसके एलिजिबल एम्प्लॉयज होते हैं उनको दिया जाता है। इससे आपको कोई, आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट इसकी वजह से थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और लिक्विडिटी जब बढ़ती है तो यही होता है जो आज हुआ है कि मार्केट बहुत अच्छा रहा, उसके बावजूद भी बाजार में कोई खास रैली देखने को नहीं हुई, रैली में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, जबकि खबरें स्टॉक में अभी भी बहुत अच्छी आ रही हैं। ठीक है, अच्छी खबरें होने के बावजूद भी वो खबरें जो है वो मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर पाती जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है। तो लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा फोकस करके चलना है। बाकी ये खबर इंपॉर्टेंट आपके लिए उतनी नहीं है जितनी की नेक्स्ट खबर है। आप देखिए नेक्स्ट खबर क्या है आपके सामने। नेक्स्ट खबर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वैद्य इज एन एटॉमिक हैबिट इन मोशन, इन्वेस्टर्स नीड टू ट्रस्ट हिज इंस्टिंक्ट। दो चीजें हैं। पहली चीज है कि भैया देखो, मर्जर अनाउंस हो चुका है। मर्जर को लेकर के खबरें चल रही हैं, मर्जर को लेकर के बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं कि क्या मर्जर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को फायदा होगा या फिर आईडीएफसी बैंक को फायदा होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि 155:100 का शेयर यहाँ पे स्वैप होगा। आपके नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, बट नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। जो वैल्यू है इनकी वो बढ़ जाएगी। अगर आप आज 83 का स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो लगभग ये 100 रुपए का हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन मर्जर अनाउंस कंप्लीट होगा उस दिन 100 रुपए का आपका ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हो सकता है कि भैया जहां पर 10 शेयर आपके खाते में दिख रहे हैं, पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, वहां पर वो 8 शेयर से दिखाई दे, बट इनकी वैल्यू बढ़ करके ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पर फायदा तो आपको है मर्जर से। ठीक है, इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप बात करो, रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर बात करो, तो आपको काफी फायदा है। दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे, दूसरी चीज ये हो रही है कि मर्जर की वजह से जिन लोगों को मर्जर समझ में नहीं आ रहा है लगातार यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। और ऐसे में फायदा किसको हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं कि फायदा हो किसको रहा है यहाँ पे। कि रिटेल इन्वेस्टर अगर जाएगा ना ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे, ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे, जो आपको पता है, देखो अगर आपने मूवीज भी देखी है ना तो आपको पता है कि जब भी मर्जर अनाउंस होता है वहां से स्टॉक में रैली आती है, ना कि गिरावट होती है। मर्जर से हमेशा छोटी कंपनी को फायदा होता है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक छोटी कंपनी है आईडीएफसी बैंक से। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को फायदा हो रहा है। और ऐसे में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी कर रखी है वो छोड़ के जाता है तो फिर नुकसान आपका ही होगा यहाँ पे। अब फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है म्यूचुअल फंड वालों को, यानी कि म्यूचुअल फंड के यहाँ पर, और एफआईआई एफपीआई को। डीआईआई ने यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो कि डे साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एफआईआई ने 1.4% नया नाम जुड़ा है इसमें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2.1% होल्ड करके बैठी है ये। एचयूएफ की बात की जाए तो इनके पास 0.7% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। ओवरऑल एफआईआई, नंबर ऑफ एफआईआई भी बढ़े हैं, और जो परसेंटेज ऑफ शेयर था इनका वो भी बढ़ा है यहाँ पे।
पब्लिक की वहीं पर अगर आप बात करो तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है मर्जर के बाद। मर्जर अनाउंसमेंट के बाद लगातार लोगों ने यहाँ पे डंपिंग किया है और डंपिंग आपके लिए बुरा हो सकता है। उसके पीछे कई रीजन है कि मर्जर से आपको डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे 29.31% के आसपास की शेयर होल्डिंग एफआईआई के पास थी, अब वो बढ़ करके 20.85 हो गई है। यानी कि मर्जर के बाद लगातार यहाँ पे शेयर होल्डिंग को बढ़ाया गया है, ना कि कम किया गया है। तो वो आपको भरोसा रखना है और वही चीज इस पूरे आर्टिकल में भी बताई गई है, आप जाकर के पढ़ लेना, ईटी प्राइम पर है ये। और अब देखिए कि खबरें काफी अच्छी हैं। वी वैद्यनाथन साहब पर भरोसा जताने की बात की जा रही है और इन्वेस्टर्स को बताया जा रहा है कि अगर ये आदमी आपकी कंपनी को 28 से उठा करके 82 तक पहुंचा सकता है तो 82 से उठा करके 820 तक भी लेकर के जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। वी वैद्यनाथन साहब एक बहुत ही काबिल सीईओ के तौर पे उभरे थे और जब ये कंपनी बहुत डिस्ट्रेस में थी, जब इसका एनपीए बहुत ज्यादा था, जब कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा थी, उस टाइम से लेकर के आज तक कंपनी को बहुत अच्छा रिफॉर्म किया इन्होंने। न सिर्फ रिफॉर्म किया है बल्कि आज टॉप की बैंक्स में भी शामिल है। इसके ब्रांचेस देखोगे, लगातार ब्रांच एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुए हैं, लगातार यहाँ पे कंपनी का एनपीए कम हुआ है, लगातार लोन पेमेंट जो थी इनकी वो रिड्यूस हुई है, डेट कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खबरें काफी अच्छी बैंक को लेकर, आपको यहाँ पर निकलने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक टारगेट की बात है, देखिए टारगेट बढ़ाया गया है रिसेंटली। एक जोन में फंसा हुआ स्टॉक आपका जैसे ही जोन से निकलता है आपको बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। लगातार यहाँ पे देखोगे तो अपवर्ड साइड मोमेंटम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है अगर आपका स्टॉक, तो यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ब्रेकआउट पैटर्न भी देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी नहीं बढ़ी होती तो आज 2 से 3% की रैली में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी में अगर आप बात करो तो आईटी सेक्टर और ऑटो यहाँ पर दबाव में बने हुए हैं। तो ऑटो की वजह से यहाँ पे मुझे लगा कि बैंकिंग सेक्टर में अक्सर ऐसा ही होता है, अगर आप देखोगे या तो आईटी भागेगा तो बैंक रुका रहेगा या फिर आईटी रुकेगा तो बैंक भागेगा। आज बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली की उम्मीद थी मुझे, बट हाँ वो थोड़ा सा यहाँ पे ऑटो सेक्टर ने स्नैच किया। कोई दिक्कत नहीं है, कल के दिनों में अगर लिक्विडिटी इसमें नहीं होती तो आज यहाँ पे एक अच्छी खासा ब्रेकआउट की उम्मीद थी मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीक काफी लंबा है, यहाँ पर आपको अच्छी खबरें आती हुई दिखाई देंगी। 86 का ब्रेकआउट का वेट कीजिए, 94 का टारगेट लेकर के खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। पहला टारगेट 94 का रहेगा, 140 का आप जानते ही हैं एक्सिस सिक्योरिटीज का टारगेट है 140 का। बिल्कुल एक खरीदारी वाला स्टॉक है और खरीदारी आपको करनी भी चाहिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड से लेकर के एफआईआई से लेकर के डीआईआई तक सभी ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। ऐसे में अगर आप शेयर होल्डिंग को कम करते हो तो आने वाले दिनों में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है, देखो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने यहाँ पैसा लगाया तो तुरंत भागना स्टार्ट कर दे। आपको वो पहचान नहीं है ना। रिटेल इन्वेस्टर के पास समय बहुत कम होता है, वो लोग स्टडी बहुत कम करते हैं और उसके बावजूद भी उनको लगता है कि ठीक है यार, हमने जहां पैसा लगा दिया, हमने यहाँ लगा दिया तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एक लंबी रैली करके आया है, जैसे कोई भी घोड़ा है मान लिया, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो यहाँ से एक अच्छी रैली करके यहाँ तक पहुंचा। थोड़ा सुस्ताने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो फिर से बहुत लंबी रैली ये लेगा। होल्ड कीजिए, निकलने की गलती नहीं करनी है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।